कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 7 खुला आकाश पूरक पठन कुंवर नारायण जी लिखित ये पूरक पठन। कुंवर नारायण जी ने इस पूरक पठन में डायरी विधा लेखन किया हुआ। डायरी विधा इसका मतलब है हमको और आपको डायरी लिखने का हर एक व्यक्ति को शौक होता है। कोई हिसाब किताब की डायरी रखता है, कोई अपने डेली लाइफ की नित्य जीवन की डायरी लिखता है, तो कोई अपने मन को लगने वाली जो भावनाएं है, मन में आने वाली भावनाएं उसके तौर तरीके पर डायरी लिखता है। तो उन्होंने यहाँ पे आत्मचिंतनात्मक कुछ मुद्दे इस डायरी में अलग अलग पन्नों पर आए हुए हैं। जब उन्होंने लिखा हुआ है 1998 में ये डायरी के पन्ने लिखे गए और इस डायरी के पन्नों में उन्होंने जो महसूस किया है उसके बारे में अलग अलग विचारों के बारे में लेखक ने लेखन किया हुआ। आत्मचिंतन, साहित्य, संघर्ष, उसके साथ साथ उन्होंने वाद विवाद हमें दूसरों से नहीं खुद से करना चाहिए। इस तरह अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग डायरी, तो इस अलग अलग पन्नों के द्वारा लेखक ने अपना मत व्यक्त किया है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आइए इस पाठ को शुरुआत करते हैं पहले डायरी के पन्ने से। तो लेखक ने जो डायरी लिखी उसका पहला पन्ना है और उस पर लिखा हुआ है अंदर की दुनिया। तो अंदर की दुनिया और बाहरी दुनिया इसका मतलब क्या? तो अंदर की दुनिया इसका मतलब है हमारा मन, हमारे अंदर बसा हुआ मन, और बाहर की दुनिया इसका मतलब है दुनिया के रिश्तेदार, लोग, अड़ोस पड़ोसी, पूरी दुनिया, वो बाहरी दुनिया। तो लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया जो है वो बाहरी दुनिया से कई गुना ज्यादा बड़ी, परंतु हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते। हम बाहरी दुनिया के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और इसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर की जो छोटी सी दुनिया है उसको हम और छोटा करते जाते, उसका विस्तार नहीं करते और हमारे मन को बिल्कुल निर्जीव कर देते। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको कितने मार्क्स मिले, इसको कितने मार्क्स मिले, इसके पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने क्यों कम है, ये सोचते रहते। तो बाहरी जगत की दुनिया के बारे में हमें सोचना छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी दुनिया में, हमारे अंदर की दुनिया में पूरी तरह आजादी, हम पूरी तरह आजाद है। अगर कहीं संभव है तो पूरी आजादी सिर्फ हमारे मन के अंदर। हमारा मन चाहे तो एक सेकंड में अफ्रीका जा पहुंचता है, पूरी आजादी। बाहर की दुनिया में तो रोक टोक है, कुछ कायदे कानून है, कुछ नियम है जिनका पालन हमें करना पड़ता है, पर अंदर की दुनिया में कोई रोक टोक नहीं, कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं है। तो हमें अपने अंदर की दुनिया को पूरी तरह समृद्ध करना चाहिए और वो भी निस्वार्थी भाव से, कोई स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। जब हमारे अंदर की दुनिया को हम समृद्ध कर लेंगे निस्वार्थ भाव से, तो उसको दूसरों के लिए भी महत्व रखना चाहिए। तो जब हम स्वयं के लिए विशेष महत्व रखता है तो हमें अंदर की दुनिया का विस्तार करना चाहिए। ये डायरी का पन्ना 10 मार्च 1998 में लेखक ने लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा पन्ना लेखक कहते हैं मकान पर मकान। अभी मकान पर मकान इसका मतलब यह है कि आजकल जहां लेखक रहे हैं दिल्ली शहर में, तो वहां पे सिर्फ मकानों की भीड़ है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। MIDC एरिया है, इसलिए गांव के बहुत सारे लोग जो है शहर में जाकर बसे, तो वहां पे रहने के लिए जगह नहीं मिलती और इसीलिए अपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है। कई 40-40 मंजिली इमारतें होती है, बहुत नजदीक नजदीक होती है और इसी के कारण, इमारतों के कारण ऊंचाई पर देखने पर हमें आसमान दिखाई नहीं देता। तो लेखक यही बात लेकर कह रहे हैं कि जिस गली में आजकल लेखक रहते हैं वहां पे आसमान नहीं दिखाई देता, ना तो पेड़ दिखाई देते और ना तो पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश है कि कभी भविष्य में यहाँ पे पेड़ लग सके, क्योंकि पेड़ लगाने के लिए जगह ही नहीं। जहां देखो लंद फंद मकानों की सिर्फ भीड़ लगी हुई है, एक पर एक मकान लगे हुए ऐसा लगता है लेखक को। और जब वो अपने मकान से बाहर झांकते हैं तो झांक कर देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक तंग और सकरी गली दिखाई देती है। एक छोटी सी गली है जहां से गुजरना भी बहुत नामुमकिन है और गंदी गली है, बहुत गंदगी है। और इतना ही नहीं कि वो कहते हैं कि ना तो उन्हें कहीं बाहर चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है
अन्ना चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती। तो लेखक को चिड़िया तो दिखाई देती है, परंतु टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती हुई नहीं। अंदर घोंसले बनाती नहीं, घर के अंदर, पहले तो वो घर के अंदर घोंसले बनाया करती थी, परंतु हमारे घर सीमेंट ईंट के हो गए हैं तो उन्हें घर में आने के लिए जगह ही नहीं। ना तो पेड़ों पर घोंसले बनाती थी, पेड़ भी नहीं रहे। तो उन्हें देखकर लेखक को ये जो चिड़िया है वो प्राकृतिक नहीं लगती, नेचुरली नहीं लगती, नैसर्गिक नहीं लगती है। तो उन्हें वो कैसी लगती है, प्लास्टिक के या रबर के खिलौने की तरह लगती है। जैसे प्लास्टिक के और रबर के खिलौनों को हम चाबी भरते हैं और उतनी देर तक वो इधर उधर कुदकते रहते हैं, चू चू की आवाज करती है, निकाल सकते हैं। तो इस तरह टेलीफोन के और बिजली के खंभों पर बैठी हुई जो चिड़िया है एक प्लास्टिक और रबर के खिलौने की तरह लगती है। और लेखक आखिर में अपना दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं ऐसी सकरी और तंग गली में रहता हूँ, मकानों के भीड़ में बहुत भीड़ है, जहाँ पे बिजली और टेलीफोन के तारों में उलझा हुआ आसमान है जो उन्हें दिखाई नहीं देता, और हरियाली का अभाव है, पेड़ पौधे नहीं है उनके गली में, जिस गली में वो रहते हैं। और उस अभाव के कारण, पेड़ पौधों के अभाव के कारण, कमी के कारण जूझते हुए, लड़ते हुए, जूझना लड़ना, उस मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश करते लेखक, खुद को बाहर निकल, उस तंग गली से बाहर लाने की कोशिश कर रहे। तो इस तरह उन्होंने पन्ना लिखा हुआ है मकान पर मकान 10 मार्च 1998 को। और ये शहरों की जो स्थिति है, आज की रहने की समस्या है, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं और ना तो लगाने की कोई गुंजाइश है, इस तरह के जीवन से लेखक जो है वो परेशान हो गए हैं और आने वाले पीढ़ी भी इसी का सामना करना पड़ने वाला है जनरेशन को, ये बताने की कोशिश इस पन्ने द्वारा लेखक ने की हुई है। साहित्य, तो लेखक इस बारे में कहते हैं सही साहित्य क्या है। सही साहित्य जो दोनों आंखों से देखा जाए, बल्कि दाई नहीं बाई नहीं, इसका मतलब है जो माप सके सही क्या है और गलत क्या है, तो दोनों आंखों से देखा जाए वही सही साहित्य है, ऐसा लेखक कहते। तो ये पन्ना 8 अगस्त 1998 में लिखा गया है। जाने खुद को, अभी आगे पन्ने पर उन्होंने कहा है कि जाने खुद को जानने के लिए कहा है कि हम क्या है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं कि हमें क्या करना है, बिल्कुल चुपचाप बैठना है और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाना है और बैठने के बाद सिर्फ खुद के बारे में सोचना है और कोशिश करनी है कि जब हम सोच रहे हैं उस समय दूसरा कोई भी हमारे आत्मचिंतन के बीच में ना आए। आत्मचिंतन इसका मतलब है खुद के बारे में सोचो, भले कोई भी हो, हमारे माता पिता हो, अड़ोस पड़ोसी हो, कोई भी ना आए, सिर्फ हमारे खुद के बारे में सोचना है। तो उससे दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि हम खुद को जान सकेंगे कि हम क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करने के लायक हूँ, मुझ में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आत्मविश्वास है, ये हम जान सकेंगे। और दूसरों के बारे में जानने की दम रखेंगे, हिम्मत रख सकेंगे कि कौन कितना काबिल है, कितना सच है, कितना झूठ है। तो ये दो फायदे होते हैं, एक तो खुद को जान सकते हैं, दूसरे के जानने का दम रख सकते हैं। और दूसरे जो हमारा हम हस्तक्षेप करते हैं, तो उस हस्तक्षेप इसका मतलब है दूसरों के काम में टांग अड़ाना, ये मुहावरा है। तो हमारे हस्तक्षेप से दूसरों का रक्षा होनी चाहिए, दूसरों की रक्षा की जानी चाहिए, जिससे हम प्रतिशत मौजूद होंगे दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों के बारे में संतुलित ढंग से, सही ढंग से सोच पाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, सच्चाई क्या है, जान पाएंगे और न सक्रिय हो पाते। और जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में काम करने लायक नहीं रहते, तो हमें सच्चाई का पता चलता है। और दूसरों के सच समझ पर हमें उतना ही भरोसा रखना चाहिए जितना कि हमारे खुद के सोच समझ पर। दूसरों के विचारों को भी हमें महत्व देना चाहिए, नहीं मैं सही हूं और मेरे विचार बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर के अहंकार को त्यागना चाहिए और दूसरे जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही हो सकता है, सच या गलत, इस पर सोच समझकर विचार कीजिए और दूसरों के सोच पर भी उतना ही भरोसा रखिए जितना कि खुद के। और अब हर व्यक्ति जो है वो हमारे समान है, हमारे प्रतिरूप है, उसी हर एक को सकारात्मक भाव से स्वीकार कीजिए, किसी से नफरत मत कीजिए, दूसरों के विचारों को नफरत से मत देखिए, घृणा से मत देखिए, सबको समान रखिए।
सबको हम स्वीकार करें और दूसरे अन्य नहीं अंतमय है, हमसे भिन्न नहीं है, हमारे जैसे ही है, हमारे प्रतिरूप है, वो भी हमारे जैसे ही दिखते हैं। इसीलिए हमें किसी से घृणा करने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरों पर भी उतना ही भरोसा रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें दूसरों से मदद करने में, सहायता करने में हम काबिल हो जाए। अगले पन्ने पर, डायरी के पन्ने पर लेखक कह रहे हैं सिर्फ मनुष्य होते। तो इसका मतलब ये है कुछ लोग जो है, आज भी समाज में कुछ लोगों में जानवरी प्रवृत्ति है। जो दो तरह के जानवर होते हैं, एक हिंसक जानवर और एक गरीब प्राणी। तो कुछ लोग जो है हिंसक जानवरों की तरह है, कुछ लोग जो है गरीब जानवरों की तरह है। तो लेखक का कहना है कि कुछ लोग अगर हिंसक ना होते, हिंसक ना होकर सिर्फ मनुष्य के गुण अपनाते और मनुष्य रहते, और कुछ जो है बेचारे गरीब लाचार जो दूसरों के सामने झुक जाते हैं, ऐसा ना होता, वो भी सिर्फ मनुष्य होते, उनको भी मान सम्मान मिलता। तो इसलिए वो पन्ना उन्होंने लिखा है सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग आखिर सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है कि कुछ आदमियों में कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते। तो हिंसक जानवरों के नाम है। ये जानवर जो है वो दूसरों को डराते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं दूसरों को दबाकर रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाघ केवल बाघ होते, जानवर सिर्फ जानवर होते और मनुष्य सिर्फ मनुष्य होते, ऐसा लेखक कह रहे। और कुछ नहीं, या जैसे कुछ गाय जो है केवल गाय होती, और कुछ जो है उसी तरह मनुष्य केवल मनुष्य होते। कुछ आदमी जो है गाय, बकरी, भेड़, तितली की तरह गरीब होते। तो ऐसा न होकर कि गाय गाय होती, जानवर की तरह न होते, गरीब ना होते, तितली की तरह लाचार न होते, तो सिर्फ मनुष्य होते तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इस तरह कुछ मनुष्य केवल मनुष्य होते और जानवर जानवर होते तो कितना अच्छा होता। मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए, हमें मनुष्य बनना चाहिए, मनुष्य के अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। यही सीख इस पन्ने में से लेखक हमें दे रहे। तो यह पन्ना 7 अगस्त 1999 को लिखा गया है, और इस अलग अलग डायरी के पन्नों के द्वारा लेखक जो है हमें कुछ सीख देना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।